सरस्वती जयति वीणावादिनीं जयति जय जय मा सरस्वती जयति वीणावादिनीं जयति पद्मासने मा जयति शुभवरदायिनी जयति पद्मासने माता जयति शुभवरदायिनी जगत का कल्याण कर मां जगत का कल्याण कर मां तुम हो वीण विनाशिनी। और यूथ एंड इको क्लब का जो मेन उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण और अपने आसपास की चीज़ों को संरक्षित कर सके ताकि आने वाला जनरेशन ना करे। तो अपने अपने बच्चों के बारे में सोचिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन से रहें और एक जैसे बच्चों के कारण नहीं हो पा रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और निश्चित रूप से इसमें हमने बहुत ही उपलब्धि हासिल की है और यही प्रयास सेंटर के द्वारा ये जो योजनाएं चल रही है कि गांव-गांव तक ये जानकारी पहुंचे कि उपजाऊ जमीन कैसे बनाएं, बच्चों में रुचि कैसे पैदा करें ताकि हमारा जो विद्यालय है वो विद्यालय में जो किचन गार्डन विद्यालय के काम है उन बच्चों पे ही काम है। पर एक समय ऐसे था कि आचार्य देवोभव आचार्य देवतुल्य है। इसका तात्पर्य होता है कि आचार्य जो है वो देवतुल्य है, माता पिता देवतुल्य है, उसी और उन्हीं की वजह से हमारी विद्यालय चल रही है और गौरवान्वित हम उन्नत खेती कृषि पाठशाला के सामने से निकले तो सोचा अंदर जाके देखूं यहाँ क्या सिखाते हैं। हंसा बहन, तुमने अपने खेत की मिट्टी को इतना उपजाऊ कैसे बनाया? सलमा बहन, मुझे यहाँ पता चला कि अंग्रेजी खाद और दवाइयाँ खेत को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन बहन, इन रसायनों के बिना पैदावार भी तो नहीं होती है। नहीं बहन, यही गलत सोच है हमारी। ये रसायन मिट्टी को उपजाऊ रखने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, केंचुए और प्राकृतिक तत्वों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ये बेजान मिट्टी लागत भी तो ज्यादा मांगती है और पैदावार भी अच्छी नहीं देती। हाँ बहन, बढ़ती लागत और कम उपज से मैं भी बहुत परेशान हूँ। और तुम्हें पता है भैया, केमिकल का निरंतर उपयोग सिंचाई की लागत भी बढ़ा देता है। वो कैसे हंसा बहन? रसायन के निरंतर उपयोग से मिट्टी में पानी सोखने की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। फिर ऐसी सूखी मिट्टी सिंचाई भी तो ज्यादा मांगती है। इसके कारण बिजली और डीजल का खर्चा भी बढ़ जाता है। हाँ बहन, इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहन, खेत की मिट्टी जितनी पोली और भुरभुरी होगी उतनी ही लाभदायक होगी, पर ये लाभ तभी मिलेंगे जब किसान भाई बहन बुवाई से लेकर और जो हम लोग ट्रेंगल बनाए हैं ये 5 फीट के पौधे हैं और ये है 35 प्लांट लगे हैं। और बीच में किसी ने मिर्ची एरिया है और ये लगभग सारे विद्यालयों में इतनी जगह उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमने एक पोषण बगीचा तैयार किया है जिसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखिए 30 फीट वाले हमने यहाँ पर ये सामने यहाँ एंट्रेंस है, हमारा शहर स्कूल का एंट्रेंस है। तो यहाँ पर हमने पीछे साइड लगाया 2 पेड़, एक कटहल का पेड़ है और दूसरा है आम का पेड़, आम का वृक्ष लगाया हुआ। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 10-10 फीट के हमने 10 प्लांट लगाए हैं। ये 10 फीट वाले हैं, ये 10 फीट वाले हैं और ये सब 10 फीट वाले हैं। जो ऑरेंज कलर वाले जितने भी हैं ये सब 10 फीट वाले हैं। 10 फीट वाले पौधे जो है हमने नींबू, संतरा, अमरूद, अनार इस प्रकार के पौधे हमने लगाए हैं। ये टोटल 10 पौधे होते हैं। इसी प्रकार फिर हम आते हैं नीचे 5 फीट वाले में। 5 फीट के हमारे पास 22 प्लांट होते हैं। 22 प्लांट के अंतर्गत है पपीता, मुनगा, केला, अंजीर, अमरूद इस टाइप के पौधे जो आते हैं वो सब हम कहाँ 5 फीट वाले में लगाए हैं। अब यहाँ पर 1 फीट की हमने ये क्या दिया, नाली दी है, जल निकासी वाली दी है। यहाँ 20-20 का हमने बेड दिया हुआ है, 2 फीट का यहाँ पे बेड दिया हुआ है और इन्हें बीच में हमने पौधारोपण किया है। चूंकि ये जगह हम लोग ग्रामीण बिल्हा से आए हुए हैं
हमारा शासकीयपुर माध्यमिक शाला कौरमी का ये भवन है और यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने 50 बाई 60 फीट पे ये पोषण वाटिका लगाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने क्यारियाँ बनाई हुई हैं जो 10-10 फीट की हैं। यहाँ पर हमने पालक, लाल भाजी, धनिया मेथी को हमने एक क्यारी दी है और ये हमारा वाटर लेवल है जो जहाँ से पानी का सप्लाई है, ये हमने नालियाँ बनाई हुई हैं और ये पानी का जो है इसके लिए हमने बना दिया कि बहाव कहाँ से कहाँ रहेगा। यहाँ पर हमने भवन के पीछे ही जहाँ पे हमारा किचन बना हुआ है वहाँ हमने कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढा खुदवाया हुआ है। वहाँ पे यहाँ से जो भी मटेरियल निकलते हैं चाहे सभी को स्थान दिया हुआ है कि पपीते के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं और बीच में जो हमारा स्पेस था, चूंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस है तो यहाँ पर भी हमने पपीते को ही स्थान दिया है क्योंकि इसको बंदर जल्दी नुकसान नहीं पहुँचाते। बीच में पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो पौधे जो हैं एक दूसरे से इफेक्टेड ना हो। सारा कोटा संकुल कन्या कोटा साथ ही हमने जैसा सर हम नक्शा दिया गया कुछ आधार पर बनाए हैं, जो आप देख पा रहे हैं ये 2 फीट का बेड है और ये आपका क्यारी के रूप बना हुआ है रेंज, जिसे हमने 2 सिस्टम से यूज किया है। एक तो है आपका ड्रिप सिस्टम, ये वाला सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में पानी मिलेगा आपको बेड को। उसके अलावा हमने ट्यूबवेल सिस्टम से भी सप्लाई दिया हुआ है पानी का, ताकि पानी कमी ना हो पौधों को। दूर के हिसाब से हमारा किनारे कोने कोने में दूर के हिसाब से बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, नीम, आम, जामुन, कटहल और उसी रेंज के हिसाब से नींबू, लाल भाजी के छोटा भाग में स्क्वायर भाग लगा हुआ है। और उसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा जमीन का किनारा 10 फीट का है, जिसमें और जो मतलब छोटे पौधे हैं, धनिया वनिया साकी इस प्रकार का लगाया गया है, जो चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारे ग्रुप का हमारे साथीगण है, श्रीमती नेहा मिश्रा जी माध्यमिक शाला थाना कोटा से हैं और हेमेंद्र श्रीवास्तव जी हैं एमएस कन्या कोटा से, ज्योति प्रभा जोशी जी हैं एमएस तेलंगाना से, हिमांशु तिवारी जी हैं एमएस कन्या झड़ीमुला से, अमित तंबोली जी हैं एमएस नावपारा से, और मैं स्वयं विनोद कोटले में विष्णुनवा से, सत प्रकाश मालीपुर जी हैं एमएस खैरा से और गौरी शंकर साहू जी हैं एमएस कलावती कोटा से। ये हमारा शासकीय जो माध्यमिक शाला स्कूल का किचन गार्डन का नक्शा बना हुआ है। इसमें 30 बाई 30 का बना हुआ है। इसमें 30 बाई 30 में 4 बड़े पेड़ लगे हुए हैं चारों कोने पे। उसके बाद 10 बाई 10 में लगा हुआ है 12 नग पेड़ अपना नींबू और अमरूद का। और उसके बाद 5 बाई 5 में लगा हुआ है 33 नग पपीता और अनार। और बीच में जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर मिर्ची, धनिया और मेथी, लाल भाजी लगा हुआ है। और ये 2 फीट का 1 फीट का ड्रेनेज है, 2 फीट में ही। हर रखे तीर कमान दुनिया वाले कम हो जाती है। बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए उनका उपचार करना जरूरी होता है। अपने खेत की फसलों के बीजों को उपचारित करने के लिए बीजामृत का उपयोग करना एक अच्छा उपाय है। 100 किलो बीज के लिए बीजामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 5 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 20 लीटर पानी, 50 ग्राम चूना, 50 ग्राम मिट्टी। यहाँ दी गई सामग्री की मात्रा आवश्यकता या अनुभव के अनुसार आप बढ़ा या कम लें। ऐसे बीजों को आप तुरंत मिट्टी में बो सकते हैं या राख में मिलाकर मिट्टी के मटके में रख सकते हैं। आप इन संग्रहित बीजों को फंगस नहीं लगता और इनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। प्रत्येक किसान को अपने खेत के बीजों को बीजामृत से उपचारित करना चाहिए।
उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग शुरू हुआ था। इससे के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। ऐसी जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है। क्या इसके लिए कोई भी समाधान नहीं है? हाँ है, और वह है जीवामृत। जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की प्लास्टिक कहाँ तक फैला हुआ, यहाँ तक कि प्लास्टिक आप खाने भी लगे, ठीक है। और ये सारे प्लास्टिक आखिर जाता कहाँ पर है, कहाँ पर वेस्ट हो रहा है? जितना हम उपयोग करते हैं लास्ट में कुछ तो रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो समुद्र में चले जाते हैं। और आपको तो पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? समुद्री भाग का, ठीक है। समुद्री भाग में आप देखोगे कि जो उसकी गहराई है वहाँ पर बड़े बड़े प्लास्टिक के पहाड़ बने हुए हैं और उसको समुद्री जीव उपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खास जाल समुद्र का ही है। और समुद्र धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक खा के पी रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा पूरे जो समुद्र के प्राणी हो गए पूरा विलुप्त हो गया। यहाँ पे कलरिया बनाने जा रहे हैं आपके सामने। ये बीजों के उपचार के लिए है और यहाँ पर हमारे पास 10 लीटर पानी है और 10 लीटर पानी में आप 50 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं इसमें आप। अब यहाँ पर हम 2.5 किलो गोबर लेंगे क्योंकि ये 10 लीटर है और इसमें 2.5 लीटर आप गौमूत्र लेंगे साथ में। हाँ चलिए डालिए 2.5 kg गोबर हम यहाँ पे मिला रहे हैं। ये गोबर मामाया नगरी रतनपुर की है, क्योंकि मैं रतनपुर से आ रहा हूँ तो अब आज उधर से आया हूँ, लेट भी हुआ मेरे को, तो मैं बोला जहाँ हो वहीं से रखो भाई। चलिए सर यहाँ पर 2.5 किलो गोबर मिला रहे हैं, 10 लीटर अपने पास पानी है। सर पॉलीथीन बाहर निकालना है। देखिए इसमें हमको 25 ग्राम चूना डालना है क्योंकि माना के चूना डाल रहे हैं। वहाँ पे हमने 50 ग्राम चूना लिखा है, तो यहाँ पर हम 25 ग्राम डालेंगे और मिट्टी भी यहाँ पर हम 25 ग्राम ही डालेंगे। मान लीजिए चूने का चूरा है राख? नहीं चूना है वो भी, चूना ही डाल दीजिए। माना कि इतने में इतना है। गोबर के बाद गोमूत्र का है सर। अब आपस में इसको मिक्स कर लेंगे। पन्नी को भी निकालना है ना। हाँ पास में होते हैं वो मर जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन कम होने लगता है और उसके कारण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। और जब हम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, जिसके चलते देखने को मिलता है कि तरह तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जीवामृत कैसे बनाते हैं? जीवामृत बनाने के लिए यहाँ पर 200 लीटर पानी का दिया गया था, तो मान लीजिए हमको 10 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 200 को मैं 10 लीटर में कन्वर्ट करके बताऊंगा। उसको आप देखेंगे जरा 9 लीटर हाँ 20 से डिवाइड कर देंगे। 1 एकड़ में 200 लीटर का लगता है, तो उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 लीटर हम लोग पानी लेंगे। मान लीजिए ये 9 लीटर पानी है। 9 लीटर पानी लेने के बाद इसमें हम लोग आधा किलो गोबर लेंगे, आधा किलो गोबर और 1 पाव गुड़, 1 पाव गौमूत्र और 100 ग्राम आटा दाल। आटा दाल मतलब बेसन ले सकते हैं। और हो गया सर, फिर से बोलो। ये सारी चीजें मिला करके इसको हम लोग हाँ थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिट्टी डालेंगे 100 ग्राम
मैडम बोले 100 ग्राम मिट्टी, और ये सबको मिला के इसको हम लोग जूट वाले कपड़े से या बोरी से ढक करके रखेंगे ताकि उसमें हवा जाए, और इसको बरसात के जल से बचा के रखना है ताकि उसमें पानी ना मिले, इसको धूप से भी बचा के रखना है ताकि वो गर्म होकर खराब ना हो जाए, और इसको 2 से 3 दिन के भीतर पानी में छिड़काव करना है ताकि ये पोषक तत्व मिट्टी में रहने वाले जीवाश्म को मिल सके, और उसके माध्यम से हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो सके और अच्छे फसल का उत्पादन वो हमको दे सके, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि मिट्टी भी उपजाऊ होगी, हम भी स्वस्थ होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो खर्च आता है रासायनिक खाद में वह खर्च भी कम होगा, और हम यूज करेंगे तो हमारे साथ जो बच्चे हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अवेयर होंगे और इसका यूज बढ़ेगा तेजी से और बीमारियां घटेंगी और हम हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये था एक जीवामृत का छोटा मतलब कम मात्रा में कैसे जीवामृत बना सकते हैं और अपने पेड़ पौधों में, अपने क्यारियों में या फिर अपने जो अभी हम सब लोग देखा वाटिका उसमें प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स तक उनके बात पहुंचा सकते हैं और जागरूकता आपस में फैला सकते हैं। तो इसमें कुछ और आप लोग यदि पेड़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारा करते हैं। तो मैं तो उधर मिल जाता है ना तो ले आता हूँ गेहूँ और सुखा के रख देता हूँ। तो Let's go.